हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में। जैसा कि ये जो है थर्ड सेशन है, तीसरा सेशन है, इसमें हम चर्चा करेंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिए, सारी चीजें बिल्कुल कायदे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे केवल निश्चित रूप से विभाजित किया जा सकता है। अब इसको समझते हैं, निश्चित अनिश्चित रूप क्या होता है? निश्चित रूप वो होता है जो इस रूप में लिखा हो, क्या 2e 3e 4e, इस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। अनिश्चित रूप क्या होता है? यदि इसी को हम बाई के रूप में लिख दें, क्या बाई के रूप में लिख दें, तो इसे आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आवेश को निश्चित रूप से विभाजित किया जा सकता है, इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे निश्चित रूप से ही विभाजित किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। इसको हम समझने के लिए हमने एक फार्मूला दिया, Q बराबर Ne। Q बराबर Ne, Q क्या है? आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये भी पता होना चाहिए E का मान होता कितना है, तो E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये याद होना चाहिए। जो जो चीजें हम बताते जाते हैं वो चीजें याद होनी चाहिए, अन्यथा याद नहीं होगी तो जो है परिणाम आपके सामने होगा एग्जाम में। यदि यार जो है ये नहीं याद हुआ तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे नंबर कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो इसलिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब देखो इसके हम बात करते हैं कि इसके कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तथ्य क्या है? आवेश के क्वांटीकरण को दैनिक जीवन में अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन एक काल्पनिक रूप से हम मानते हैं। काल्पनिक रूप है क्या? यदि हम उदाहरण के लिए एक बल्ब ले ले, 100 वाट का सूर्य का जो बल्ब आता है उसको हम ले ले, उसको यदि हम 1 सेकंड तक जलाएं, क्या 1 सेकंड तक, तो उसके अंदर क्या होता है? तंतु होता है। कौन सा भाग जलता है बल्ब का? तंतु होता है। तंतु यानी स्प्रिंग टाइप का होता है अंदर। ठीक है, उसके तंतु जैसे बल्ब बना देते हैं हम, तंतु की बात करते हैं, अंदर वाला जो तंतु होता है। ठीक है, कैसे होता है? इस प्रकार का ऐसे ऐसे तंतु होता है, ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, तंतु का, ठीक है, तंतु के 1 सेकंड, यदि इस बल्ब 100 वाट के बल्ब को 1 सेकंड तक जलाएं, कितने 1 सेकंड तक जलाएं, इस बल्ब को हम 1 सेकंड तक जलाएं, ऊपर का हम, ठीक है, मान लेते हैं। अब 1 सेकंड तक जलाएं तो इस भाग पर जो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे में जाएंगे, वो कितने जाएंगे? 3 × 10⁸, 3। अर्थात कहने का मतलब ये है 3 के बाद कितने? 18 जीरो, इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में जाएंगे 1 सेकंड में ओनली। समझ सकते हो, ये बहुत बड़ा नंबर है भैया। इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यानी 3 के पावर 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में जाएंगे। तो समझ सकते हो, इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से है इसके नोट्स। अब देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा भैया, ऐसे पूछ सकता है। आवेश कितना होगा भाई, कितना होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा, या कितना आवेश
होगा। ठीक है, ठीक। और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या 3 गुणे 10 के पावर -3 हो तो आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए, गणना कीजिए। ठीक, पहले इतने 3 क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद आगे। तो कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की गणना करनी है, यानी क्यू निकालना है। मतलब अल्फा कण, भैया ध्यान देना, यहां पर सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना बेटा, n का मान जो अल्फा कण के लिए होता है वो कितना होता है? 2 होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान 2 होता है। अब हमें निकालना क्या है? आवेश निकालना है, यानी क्यू निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है भैया? ई का मान हमें पता ही है, कितना? ई का मान हमें पता है 1.6 × 10 की पावर -19 होता है कि नहीं होता? इतने कूलाम होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है, Q बराबर n ही होता है कि नहीं होता? Q बराबर n, n का मान कितना है? 2, और E का मान 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, अब गुणा कराते हैं तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 3.2 × 10 की पावर 19 कूलाम। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं, नोट करना हो तो नोट कर सकते हो सभी बच्चे। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्या भैया? कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हम देख लेते हैं कार्बन पर इलेक्ट्रॉन, चूंकि हम जानते हैं बेटा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, तो अर्थात ये परमाणु क्रमांक ही n का काम करता है। तो n बराबर कितना है? 6। अब हमें चूंकि पता है कि Q का मान निकालना है, E का मान हमें पता है 1.6 × 10 की पावर -19। ठीक है, इतना होता है कि नहीं होता? अब देखो, हमें Q का मान निकालना है, तो Q बराबर Ne फार्मूला होता है। क्या होता है? Q बराबर Ne। Q कितना है? n का मान 6 और इसका मान 1.6 × 10 की पावर -19। तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 3 9, 9 पॉइंट, यहाँ बीच में पॉइंट लगाए, 9.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इस प्रकार से हल किया जाता है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो, n का मान दिया है कितना? 3 × 10 की पावर -3। ठीक, और E का मान हमें पता है 1.6 × 10 की पावर -19। Q का मान निकालना है। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो Q इज इक्वल टू Ni फार्मूला होता है कि नहीं होता? रखो भैया n के स्थान पर, तो Q बराबर n का मान 3, E का मान 1.6 × 10 की पावर -19, 16 48। तो आंसर कितना आएगा? यहाँ रफ कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा? Q बराबर 4.8 × 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, इस प्रकार से हल किया जाता है। इतनी बात सबको क्लियर हुई? यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, और एग्जाम में पूछे जाने वाले, ये नोट करना हो तो क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, और एग्जाम में तुमको हल करना है, यदि आंसर जो है कमेंट में जो है लिख देना है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, यूरेनियम पर, यूरेनियम में आवेश कितना होगा? यूरेनियम में आवेश कितना होगा? कितना होगा? यदि किसी चालक पर, यदि किसी चालक पर, चालक पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा 9 × 10 की पावर माइनस, ऐसा करते हैं, हाँ सही है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा रख लो, हाँ 9 × 10 की पावर -6 कर देते हैं। ठीक है, 6 कूलाम, कूलाम है, तो
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी। तो इसको देख लेते हैं, इसको तो ये तो हल कर लोगे यूरेनियम वाला। इसमें भैया देखो ये Q का मान दिया है, हमें N का मान निकालना है, फार्मूला यहाँ N का मान हमें निकालना है, E का मान पता है, Q का मान दिया है। तो जब यहां से जब निकालोगे क्या, हमें Q का मान पता है, N का मान निकालना है, N बराबर Q अपॉन E, फार्मूला लगा देना, हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई, स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हो। कूलाम के नियम के बारे में समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बिंदुओं के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर दो आवेश रखे हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसमें आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी बल भी हो सकता है। तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बिंदुओं के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब देखो इसको समझते हैं, यहाँ से हम परिभाषा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से करते हैं तुलना, तो F इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू K का मान हमें कितना है भैया, हमने यहाँ कांस्टेंट हटाया तो यहाँ पर K का मान जुड़ा, तो K का मान भैया ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर बराबर लगाने पर हमें ये जोड़ना पड़ता है। सीजीएस पद्धति में K का मान, K की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसका हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूनिट होता है डाइन, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। अब यहाँ बात करते हैं एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में जो K का मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के स्थान पर, इस K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है लिख देते हैं और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख दिया। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका मान होता है 9.0 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, तो यहाँ पर रख देते हैं। अब चूंकि हमें पता है बेटा कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो चूंकि हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम विमीय सूत्र यदि इससे निकालना है तो द्रव्यमान का जो है विमीय सूत्र क्या होता है, m होता है, त्वरण चूंकि kg का मास m होता है विमीय सूत्र, मीटर का l का मात्रक है तो इसे l से डिनोट किया जाता है, अपान इसका विमीय सूत्र क्या होता है, समय का सेकेंड t। ठीक है, अब देखो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया, अब देखो इसको जो है इस t को ऊपर भेजोगे, यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो mlt की पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, mlt की पावर माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mlt की पावर माइनस 2। ठीक है, इसके बाद जो है एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2, ये इसका विमीय सूत्र होता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई यहाँ तक, तो इसको हम समझ लेते हैं कैसे निकाला गया है। ठीक है, तो चूंकि हम बेटा जानते हैं यहाँ पे त्रिय गुणा कराओ इसका, ये चूंकि मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 का क्या निकलेगा भैया, तो इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पर क्या हो जाएगा भैया, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन कूलम, यानी चूंकि आवेश आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, और इसका मात्रक बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग यदि विमीय सूत्र निकालें
तो हमें पता है कि ये कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश। तो आवेश बराबर क्या होता है, IT, Q बराबर IT। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, A होगा, और इसका विमीय सूत्र T होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AT हो जाएगा, ठीक। अपन न्यूटन का भी निकाला है, mL/10⁻²। इसके बाद मीटर, मीटर का L होता है तो L² हो जाएगा। अब इन सबको उठाकर ऊपर ले जाओ, m को जब ऊपर ले जाओगे तो m⁻1 हो जाएगा। L यहाँ एक ये है, दो ये है, तीन हो गए, तो तीनों को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इसके बाद T देखो यहाँ माइनस का कितना है भैया, इसमें स्क्वायर करा लेना, ठीक है, चूंकि कूलाम स्क्वायर है ना। तो यहाँ यदि T को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस में ऊपर जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 यानी T⁻2 और T⁻2 कितना, T⁻4 हो जाएगा। ए यहाँ पर स्क्वायर में है तो A²। इस प्रकार से विमीय सूत्र निकाला जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भैया, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब चलते हैं आगे। तो परावैद्युतांक तथा निर्वात की वैद्युशीलता में संबंध, रिलेशन बिटवीन, ठीक है। और हम क्या यूज कर सकते हैं, एयर यूज कर सकते हैं, यानी वायु यूज कर सकते हैं। क्या, यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा, वायु यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, वैक्यूम में भी पूछ सकता है और एयर में भी पूछ सकता है। तो यहाँ विशेष बात यह है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए हमें इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है, एग्जाम में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या पूछ सकता है, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड के, ठीक है, यानी एप्सिलॉन नॉट और के में संबंध पूछ सकता है, रिलेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी लगभग यूपी ही बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्वात के स्थान पर वायु यूज कर सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होता है, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले K की बात करते हैं। K क्या है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, इसको K से डिनोट किया जाता है। दूसरा एप्सिलॉन, ये क्या होता है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता होता है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। और इसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो निर्वात अथवा वायु में, भैया यहाँ पर निर्वात अथवा वायु जो है में वैद्युत एक यूज कर सकता है, निर्वात यूज करेगा या तो वायु यूज करेगा। तो निर्वात अथवा वायु में निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता है, ठीक है। तो यदि डिफिनीशन कभी कभी पूछ लेता है कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो बात समझते हैं। परावैद्युतांक कोई अलग से उसके लिए जो है परिभाषा नहीं परिभाषित की जाती है, हम जो है फार्मूले से ही इस परिभाषा को परिभाषित करेंगे। जैसा कि हमें ये पता है कि एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन है क्या, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, और ये क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता। तो परिभाषा क्या होगी, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, या क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब परिभाषा हमने जब बटे में हो, ठीक है, जब बटे में हो, अपान में हो, तो उनके लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं, यहाँ पर इसको और इसको बोल के हमने बोला अनुपात, अनुपात ही इसको जोड़ा जाता है, अपान में हो तो अनुपात जोड़ा जाता है, तो अनुपात जोड़ने से हमारी परिभाषा बन जाती है। इस प्रकार से हमने परिभाषा को परिभाषित किया। अब हम बात करते हैं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो भैया वैद्युत बल वो बल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी में पाया जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होता है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच लगता है, ठीक है। अब रिलेट करते हैं, इस बात को ध्यान से समझना। वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जैसा कि हमने बताया था कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या था, दो आवेश थे, कितने, दो आवेश थे, एक Q1 था एक Q2 था। अब ये दोनों आवेश जो हैं क्या माध्यम पर निर्भर कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि Q1 Q2 चूंकि आकर्षण बल भी होगा और प्रतिकर्षण बल भी होगा, यानी चिपक भी सकते हैं और दूर भी जा सकते हैं, दोनों में डिफरेंस अंतर यही है। तो क्या होगा, वैद्युत बल आवेशों के, ठीक है, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है, वैद्युत बल आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है भैया,
क्या निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन आकर्षण बल जो है यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है या गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दोनों द्रव्यमानों के दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इतनी बात, पहली बात क्लियर। दूसरी हम बात करते हैं वैद्युत बल आकर्षण बल से। इसमें वैद्युत बल में आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वैद्युत बल चिपका भी सकता है और फेंक भी सकता है। जैसा बिजली में चिपक जाओ तो दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो बहुत जोर से पकड़ लेगा, झंझनाएगा तुमको, या तो तुम्हें फेंक देगा दूर। तो वैद्युत बल जो होता है चिपका यानी आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसमें सिर्फ आकर्षण बल ही संभव ही होता है, आकर्षण बल ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। यानी जो है जैसे पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के यानी चूंकि जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो यदि अगर सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो क्या पृथ्वी को अपने चारों रोटेट करवा पाता? नहीं करवा पाता। उसी प्रकार जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो चंद्रमा में भी किसके गुण पाए जाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के गुण पाए जाते हैं, जिस कारण से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या इसमें आकर्षण बल होता है, किसमें? गुरुत्वाकर्षण बल में आकर्षण बल ही संभव है, यानी आकर्षण बल होता है, ठीक, जिस कारण से पृथ्वी को बांधे रखता। आगे चलते हैं, तो आगे हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। ये तो बहुत ठीक है, क्या वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, अर्थात कहने का मतलब यह है गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक दुर्बल होता है, कमजोर होता है, ठीक। लेकिन समस्या यह है, दोनों में और भिन्नता लिखनी हो तो लिख लेना। वैद्युत बल जो होता है वो कम दूरियों के लिए लागू होता है, वैद्युत बल कम दूरियों के लिए ही लागू होता है। यदि ज्यादा दूरी है तो वैद्युत बल कम हो जाएगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बहुत दूर तक लग सकता है, यानी अनंत तक इसका जो है अनंत तक इस पर आकर्षण बल होता है। जैसे सूर्य भाई प्लूटो को भी अपने चारों ओर घुमाता कि नहीं घुमाता? अंतिम कितनी बहुत दूर है, ठीक है, तो उसको भी चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल है इस कारण से उसको चारों ओर घुमा रहा है। तो कहने का मतलब ये है गुरुत्वाकर्षण बल दूर तक तो यूज हो सकता है, मगर कमजोर होता है, ठीक है। तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना अधिक प्रबल होता है, सही बात है। जबकि दो प्रोटॉनों के बीच ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल दो प्रोटॉन जैसे ले ले, दोनों प्रोटॉनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा एक होगा, जैसे कंपेयर करते हैं, यदि गुरुत्वाकर्षण बल एक हुआ, ठीक है, तो वैद्युत बल जैसे हमने यहां पर दो प्रोटॉन लिए, ठीक है, यहां दो प्रोटॉन लिए, दो प्रोटॉनों के बीच, ठीक है, दो प्रोटॉनों के बीच देखो, यदि अगर हम यहां पर वैद्युत बल का मान एक रखें, समझना, यदि वैद्युत बल का मान हम एक रखें, ठीक है, एक रखें, तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा भैया? गुरुत्वाकर्षण बल का मान एक रखें तो वैद्युत बल का मान हो जाएगा कितना? 10 के पावर 36 गुना हो जाएगा, यानी 10 के बाद 1 के बाद कितने जीरो? 36 जीरो, उतने गुना अधिक प्रबल होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 36 गुना प्रबल होगा या 36 गुना होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल एक होगा तो उसका 10 के पावर 36 गुना होगा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार जब दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले लें तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल एक यदि हो तो वैद्युत बल जो होगा वो 10 के पावर 43 गुना होगा। कितना होगा? 10 के पावर 43 गुना प्रबल होगा। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।